हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब तक हमने देखा कि कैसे एरियान अपना दिमाग लगा के क्वीन के दिए हुए सारे गिफ्ट्स को अपने पास सेफ रख लेती है और उसे अब एक नया रूम मिल चुका होता है जो कि कार्डिनल के सबसे बड़े बेटी एल्फलितो का होता है। अब आगे एरियान और सांचा उस रूम में बैठी हुई सोच रहे होते हैं और वो सांचा रूम साफ कर रही होती है और कहती है कि ये रूम तो काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसका टॉवल कितना सॉफ्ट और कर्डली है। तब एरियान सांचा से कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मेरे पास 2 नई मेड्स भी हैं। तब सांचा बोलती है कि माय लेडी, आप उन पे कैसे कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकती हैं। मैं उन्हें बिल्कुल भी आपको हाथ लगाने नहीं दूंगी, आप उनको लिविंग रूम में भेज दो। तो एरियान हंस के बोलती है, सांचा सच में? और तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पे एराबेला आती है अपने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ। तब एरियान पूछती है, एराबेला तुम यहाँ? तो एराबेला कहती है कि मैं यहाँ पे सिर्फ कुछ गाने बजाने आई हूँ और ये भी देखने आई हूँ कि तुम लोग यहाँ पे कुछ स्टूपिड थिंग तो नहीं कर रहे हो। तो एरियान सोचती है कि इसको सच में काफ़ी बोर फील हो रहा होगा, ये काफ़ी बोर हो रही होगी। हाँ, यही सच है, पूरे घर में इसके साथ कोई नहीं खेलता। एल्फलितो जो कि सबसे बड़ा है और इकलौता बेटा है, इसाबेला जो कि प्राइड है इस फैमिली की, जिससे कि वो नोबल फैमिली में मैरी कर के जा सके, इसलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा लव और केयर रिसीव करते हैं कार्डिनल और लुक्रेसिया से। लेकिन एराबेला सिर्फ एक डिस्कार्डेड आइटम है उनके लिए, जिसकी वैल्यू अब तक प्रूफ नहीं हुई है। ये काफ़ी दुखी है, मुझे इससे बात करनी चाहिए। और फिर एरियान उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम क्या बजा रही हो। तब एराबेला उससे बोलती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं एक ल्यूट जीनियस हूँ। तब एरियान कहती है, वाह, क्या तुम्हें सच में इसको बजाने का बहुत ज़्यादा टैलेंट है? तब एराबेला बोलती है कि मुझे सिर्फ इसे बजाना ही नहीं आता, मैं सॉन्ग्स को कंपोज भी कर सकती हूँ। तो एरियान चौंक के बोलती है, कंपोज? तब एराबेला उसे एक सॉन्ग सुनाती है। तो एरियान चौंक के उससे पूछती है कि ये गाना क्या सच में तुमने लिखा है? और सांचा बोलती है कि लेडी एराबेला, आप सच में अमेजिंग हैं। तब एराबेला शर्मा के बोलती है कि ये तो कुछ भी नहीं है। और एरियान उससे बोलती है कि इस एबिलिटी के साथ तो ये पॉसिबल है कि अगर तुम पेरेंट्स से थोड़ी ज़िद करो तो वो तुम्हें और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट खरीद के दें, क्योंकि ये सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है ऑर्गन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो एराबेला झिझकते हुए बोलती है कि मैंने ये सॉन्ग एडिट किया था मिसा सेरेमनी में गाने के लिए और मुझे सच में एक ऑर्गन की ज़रूरत है, लेकिन मदर ने कहा कि ये बिल्कुल वेस्टफुल है, इसे ख़रीदना सिर्फ एक लड़के के लिए, इसलिए मदर मुझे वो बाई करके नहीं देंगी इतनी एक्सपेंसिव थिंग सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि इसाबेला को उसकी ज़रूरत नहीं है। तो एरियान सोच के बोलती है कि तुम ऐसा ट्राई करो मॉम को कन्विंस करने का कि वो ऑर्गन इसाबेला को चाहिए, और अगर तुम इसाबेला से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करो तो क्या पता मॉम उसे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाए। और फिर एरियान सोचती है कि ये बिल्कुल भी इसाबेला की तरह प्यार नहीं पाती इस घर में, लेकिन एरियान सोचती है कि मैं इसको लेकर सिंपैथी कैसे दिखाऊं जब कि ये 100 टाइम बेटर है मेरी सिचुएशन से, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके लिए वरीड क्यों हो रही हूँ ऑल ऑफ द सडन। फिर हम देखते हैं कि एरियान इसाबेला और एराबेला एक रूम में अपनी टीचर का इंतज़ार कर रही होती हैं नेक्स्ट स्टडी सेक्शन के लिए। तब एराबेला झिझकते हुए इसाबेला से पूछती है कि सिस्टर। तो इसाबेला कहती है, हाँ बोलो एराबेला, तुम्हें कुछ चाहिए? तो वो बोलती है कि क्या तुम मॉम को कन्विंस करोगे एक ऑर्गन ख़रीदने के लिए? तब इसाबेला बोलती है कि एराबेल, क्या ऑर्गन ही ऐसी चीज़ है जो तुम्हें चाहिए? लग्जरी इज़ नॉट नेसेसरी, हम जैसी नोबल और एक्सीलेंट लेडीज़ के लिए। तब एराबेला चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं इसको सिर्फ लग्जरी के लिए नहीं खरीद रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँगी। तब एरियान सोचती है कि इसाबेला क्या झूठ नहीं बोल रही, ये खुद लग्जरियस थिंग्स यूज़ करती है जैसे कि परफ्यूम और फॉरेन स्टफ हर टाइम, और क्या इसको याद नहीं है ये सब ऐसी बातें कैसे बोल सकती है बिना अपने पलकों को ब्लिंक किए? ये तो काफ़ी अमेजिंग है, कितनी अजीब है ये। फिर एरियान इसाबेल से बोलती है, सिस्टर इसाबेल, तुम्हें पता है द ह्यूम सॉन्ग जो कि
एराबेल ने कंपोज किया है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। इसकी एबिलिटी कोई जोक नहीं है। और एरियाडे एराबेला से बोलती है कि तुम एक बार ट्राई क्यों नहीं करती यहाँ पे। तो एराबेला कहती है हाँ हाँ ज़रूर। और जब एराबेला वो सॉन्ग बजाती है तो इसाबेला चौंक के बोलती है कि ये सॉन्ग तो सच में तुमने ये कंपोज किया है। तो एराबेला बोलती है हाँ। तो इसाबेला बोलती है ये तुमने कैसे लिखा। तो एराबेला बोलती है कि मैं ये सॉन्ग मिसा में परफॉर्म करूँगी, ये अब तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तब इसाबेला एराबेला से झूठा प्यार दिखाते हुए बोलती है कि एराबेला तुम्हें याद है ना कि हमें आपस में कुछ ज़रूरी बात करनी है, जस्ट सिर्फ हम दोनों को, है ना सिस्टर। और फिर वो एराबेला को अपने साथ लेकर चली जाती है और वो एराबेला से बोलती है कि फैमिली इसी एक चीज़ की वजह से या इसी जैसी चीज़ों की वजह से हमारी होल फैमिली नोबल हो जाएगी, बस सिर्फ एक टैलेंटेड इंसान की वजह से। तुम्हें नहीं पता कि मेरी रेपुटेशन भी तो तुम्हारी रेपुटेशन ही है, क्योंकि हम दोनों ब्लड सिस्टर्स हैं। और फिर हम मिसा सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पे कहते हैं कि मिस डी मैरी परफॉर्म करेंगी उनका खुद का सेल्फ कंपोज किया हुआ सॉन्ग। और सब लोग वहाँ पे एंटर करते हैं सब बोलते हुए कि डी मेरी लेडीज़ कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हैं, ना कि सिर्फ वो यंग लेडी जिसने उस दिन मास सेरेमनी में वो सब किया था कार्डिनल की डॉटर होने के नाते। और अब अनएक्सपेक्टेडली हमें बिग लेडी का भी थैंक यू करना पड़ेगा एक कंपोज करने के लिए सॉन्ग जो कि उन्होंने खुद लिखा है। वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी है और इतनी टैलेंटेड कि उन्होंने खुद एक म्यूज़िक कंपोज किया है। क्या एक्सीलेंट लेडी है इसाबेला डी मैरे। फिर इसाबेला सबको आने के लिए थैंक यू बोलती है और हम देखते हैं कि इसाबेला की एक काफ़ी अच्छी दोस्त कैमेलिया भी वहाँ पे आती है और वो कहती है कैमेलिया तुम काफ़ी जल्दी आ गई हो। तो वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ मुझे इनविटेशन सेंड करने के लिए। तब इसाबेला उससे बोलती है कि ये फर्स्ट सॉन्ग है जो कि मैंने लिखा है, तो तुम जैसे को ना बुलाना जिसको डीप म्यूज़िक नॉलेज है कैमेलिया, तुम्हें किसको बुलाती। और वो कहती है कि ओह माय गॉश तुम अपने फियांसे के साथ आई हो। ओतेबियो काफ़ी ज़्यादा मैं आपसे मिलने के लिए काफ़ी उतावली थी। तो ओतेबियो शर्माते हुए कहता है कि तुम आज भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो इसाबेल। और वो दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं जिससे कैमेलिया को बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो ओतेबियो कहता है इसाबेल मैं आपसे बहुत एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप आज की सेरेमनी अच्छी ही होगी। तो इसाबेला बोलती है थैंक यू। और फिर इसाबेला बोलती है कि क्या हम शुरू करें। और वो सोचती है कि एरियाडे जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मुझसे ज़्यादा वाहवाही मिल रही थी उसे, अब मैं वो सब वापस क्लेम करूँगी, वो ग्लोरी जो कि तुमने मुझसे छीनी थी एरियाडे। और हम देखते हैं कि एराबेला वहाँ पे उदास बैठी है और वो सोचती है कि कब उसने जब बताया था कि मैं ये सॉन्ग परफॉर्म करूँगी और क्योंकि ये मिसा सेरेमनी के लिए बनाया गया है तो इसको थोड़ा मॉडिफाइड भी करना होगा, लेकिन ये सब इतना स्ट्रेंज क्यों है, इसाबेला इसको क्यों परफॉर्म करेगी, मैं नहीं। और फिर एरियाडे इस एराबेला से बोलती है कि तुम्हें एक ऑर्गन मिल ही गया आखिरकार। इसाबेला के कहने पे मदर ने खरीद तो लिया पर तुम्हें इसके बदले पे अपने परफॉर्मेंस को इसाबेला को देना पड़ा, उसके द्वारा ये सब छीन लेना क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सिस्टर इसाबेला ने मुझे इस सॉन्ग कंपोज़र पे उसका नाम लिखने के लिए क्यों कहा, क्या ये सच में बहुत बुरा नहीं है। तब एरियाडे शांत होती है और फिर कहती है कि हर कोई अच्छा इंसान नहीं होता एराबेला। लेकिन एराबेला बोलती है कि सिस्टर इसाबेल मेरी ब्लड सिस्टर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, पर वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब एरियाडे बोलती है कि अपने दिमाग को थोड़ा यूज़ करो और सोचो कि जिस ऑर्गन के लिए उन्होंने पहले सीधा मना कर दिया था वो सडनली तुम्हें कैसे मिल गया, क्योंकि इसाबेला के पेरेंट्स तुम्हारे लिए बिल्कुल केयर नहीं करते और तुम्हारी म्यूज़िक वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर यही लॉजिक है तो वो तुम्हारे ब्लड पेरेंट भी नहीं हैं। क्यों सारे टीचर्स तुम्हारे लिए बिल्कुल केयर नहीं करते, तुम्हारी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी के लिए भी, पर सिर्फ इसाबेला के डेवलपमेंट पर ही फ़र्क पड़ता है उन्हें। और फिर एरियाडे एराबेला से बोलती है कि एराबेल
अगर तुम्हें अच्छे से अपना मुंह बंद रखना आता है तो अपने फेट को, मतलब अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करो। किसी को भी ये नहीं पता चलेगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं। इस टाइम पे एराबेला ने बहुत ही सीधी तरीके से किसी का म्यूजिक बुक चुराया है। तो एराबेला बोलती है, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम ऐसी स्ट्रेंज चीज़ें मुझसे क्यों बोल रही हो? तुम पहले से थोड़ी बेहतर हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी सिस्टर के लिए कुछ भी बकवास बोलोगी। वो मेरी मदर और सिस्टर हैं। वो सब मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, सब चीज़ों से बढ़ के, क्योंकि मैं भी एक डी मैरे हूँ, एक ट्रू डी मैरे, और तुम सिर्फ एक फेक वन हो। और ये बोल के वो वहाँ से भाग जाती है। तब एरियाडे सोचती है कि पास्ट की तरह ये सच में मेरी आइडेंटिटी को डिनाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अगर ये मेरी आइडेंटिटी को एडमिट करेगी तो इसे खुद की पैथेटिक सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक चीज़ जो मैं इस बच्चे के लिए कर रही हूँ यही होगा कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं जब इसाबेला बोलती है कि अभी गाना शुरू करना चाहिए हम लोगों को, और वो अपने म्यूजिशियन को कमांड देती है शुरू करने के लिए। और जैसे ही शुरू होता है सब काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, सब उसकी प्रशंसा कर रहे होते हैं। तभी एक अजीब सी साउंड आती है और म्यूज़िक बिल्कुल ही लय से उतर जाता है। तब सब सोचते हैं ये क्या था, ये क्या हो गया। तब एराबेला सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा लगता है ये सॉन्ग थोड़ा सा लय से उतर गया है। तब काफ़ी अजीब साउंड आ रही होती है और सब सोचते हैं ये क्या है। तब वो म्यूजिशियन इसाबेला से बोलती है, लेडी डी मैरे, सिम्फोनी तो कंप्लीट है लेकिन कुछ पार्ट हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए नहीं हैं। और वो उसे दिखाता है कि जो मेलोडिक पार्ट है इसके बीच में वो काफ़ी ऑड है, आपने ये इसके बीच में क्यों डाला है? तो इसाबेला बोलती है क्योंकि मैं इस पार्ट को कुछ ज़्यादा ही एम्फेसाइज करना चाहती थी। तो वो प्लेयर सोच के कहता है कि अच्छा, तो आप अपने आप को चैलेंज करना चाहती थी न्यू ट्यून्स के साथ, लेकिन फिर भी काफ़ी ऑर्गन सोलो पार्ट्स में ये साउंड काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड है, जो कि डू और ला साथ में अजीब से साउंड करते हैं एयर के अंदर, और ये काफ़ी मुश्किल है एक हाथ से परफॉर्म करना। मैं काफ़ी वंडरिंग के साथ सोच रहा हूँ, माय लेडी, क्या आप हम सब के लिए पर्सनली परफॉर्म करेंगी? तब इसाबेला उस पर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम कह रहे हो कि मैं इसको खुद से परफॉर्म करूं? तब एराबेला वहाँ बैठी सोच रही होती है कि ये तो मास को अच्छे से रीड भी नहीं कर सकती, जबकि ये तो उस म्यूजिशियन के बारे में कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है परफॉर्मिंग करने के लिए इन जैसे आर्ट, पर ये भी नहीं कर पाया। तो क्या सच में ये परफॉर्मर्स एक्सपर्ट है? मुझे सिस्टर की हेल्प करनी होगी। और ये सोच के वो उठती है और कहती है, एक मिनट रुको। और वो उससे वो पेज लेकर बोलती है कि यहाँ पे शायद इस सॉन्ग में थोड़ी सी गलतियाँ हैं, कुछ प्लेसेस पर कुछ छूटा हुआ है। कोई भी इंटेंशनली इन पेज को यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। अगर इसे ह्यूमन हैंड से ही परफॉर्म करना है तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक नोट मिसिंग है इसलिए। तो ये पीस ऑफ म्यूज़िक इस तरह से होना चाहिए। ये सब बोल के वो उस म्यूज़िक को सही कर ही रही होती है। तब वो परफॉर्मर म्यूजिशियन बोलता है कि क्या लेडी इसाबेला, आपने नहीं कहा था कि आपने अकेले कंपोज किया है? तो वहाँ पे गॉसिप होने लगती है सबके बीच में कि तभी मैंने सोचा था ये काफ़ी ज़्यादा ऑड है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये सुना है कि लेडी इसाबेला म्यूज़िक के अंदर अच्छी हैं। म्यूज़िक की चोरी करना, वो भी ना कि बाहर वाले से लेकिन अपनी खुद की बहन से, ये तो सच में बिना हार्ट वाली लड़की है। तब लुक्रेसिया वहाँ पे आती है और सबको चुप करवाते हुए बोलती है कि यहाँ पे शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि ये सॉन्ग मेरी एल्डेस्ट डॉटर और यंगर डॉटर दोनों ने मिलकर बनाया है, और जो इंस्पिरेशन है वो एल्डेस्ट डॉटर से आई है और जो कि डिटेल है वो यंगर डॉटर ने लिखी है। तो ये क्लियरली इसाबेला का ही सबसे ज़्यादा काम है इसके अंदर। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कोई भी बकवास नहीं करेंगे और मेरी डॉटर की रेपुटेशन को ख़राब नहीं करेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रिसैर आता है और बोलता है कि क्या सच में यही बात है मैडम लुक्रेसिया? थैंक यू फॉर लिसनिंग। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।